अब देखो यहाँ पर जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर पाथवेज दिए हुए गए हैं आपको। तो पाथवेज तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर जो पाथवेज होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर, सैम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ। इसके अंदर देखो सेलुलर क्या होता है, सेलुलर का मतलब सेल टू सेल, सही है, सेल टू सेल जो हो रहा हो, वाटर फ्लो हो रहा हो। तो सेल टू सेल, ये देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो ये जो है वो इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रहा होता है। तो देखें सेल मेम्ब्रेन, देखें कहाँ पर है, ये देखें ये देखें ये। ठीक है, तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन हो रहा होता है, यानी कि वही सेल टू सेल हो रहा होता है। अब देखो सैम्प्लास्ट की मैं बात करूँ तो सैम्प्लास्ट जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए वाटर फ्लो हो रहा होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा किधर है, देखो इधर है। ठीक है, ये एरो नज़र आ रहा है आपको बीच में, तो बीच में जो होता है वो वाटर फ्लो हो रहा होता है सैम्प्लास्ट के अंदर। ओवोप्लास्ट के अंदर सेल वॉल के ज़रिए वाटर फ्लो हो रहा होता है। तो सेल वॉल किधर है, सेल वॉल देख लो इसके अंदर, ये बीच के अंदर है। ठीक है, ये बीच के अंदर होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल, और ये जो बड़ा इम्पॉर्टेंट और फेवरेट एमसीक्यूज़ का पॉइंट होता है कि वो ये कि यहाँ पर बीच में कैस्पेरियन जो होती है वो स्ट्रिप आ जाती है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर आ जाती है, और यही जो होती है वो इसके पाथवे को जो है वो डिसकंटिन्यूस कर देती है, यानी कि स्टॉप कर देती है, पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाता। एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आएगा कि वो कौन सा पाथवे है जहाँ पर वाटर स्टॉप हो जाता है, या फिर वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर आगे नहीं फ्लो कर सकता वाटर, किस पाथवे में। तो आपको बताना होगा वो पाथवे अपोप्लास्ट कहते हैं, और वो एपिडर्म उसके अंदर होता है, क्या कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो होता है वो हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्यों वाटर फ्लो रुक जाता है, वो बाई कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो बीच में आ जाती है। और समटाइम इस तरीके से पूछा गया है कि कैस्पेरियन ट्यूब किस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपका जवाब होगा एपिडर्मस। ठीक है, ये इसका नाम होता है बेसिकली एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जो होती है वो ये प्रेजेंट होती है। तो आगे चलते हैं भाई। अब देखो कार्डिक साइकिल, तो कार्डिक साइकिल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो वो हैं मैंने आपको किए हुए हैं, सारे एमसीक्यूज़ में आएंगे और आए हुए हैं। ये देखो लब और डब के अंदर क्या फ़र्क है। देखो लब जो होता है ना, LUB लब, इसका मतलब होता है फर्स्ट हार्ट सॉन्ग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और डब जो होता है वो सेकंड हार्ट सॉन्ग होता है, यानी कि जो पहली, आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक किया हो अपना, तो आप देखें जो पहली जो आवाज़ आ रही होती है ढक 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 ढक, उसको हम कहते हैं लब। और जो एंड में रुक जाती है, रेस्टिंग में आ जाती है, उसको हम कहते हैं डब। सेकंड हार्ट सॉन्ग इज़ द डब। ठीक है, तो अब देखो सिस्टोल को वही कहते हैं कि जो ऊपर वाली रीडिंग होती है 120, और नीचे जो आती है वो डायस्टोल कहते हैं, यानी कि 80। ठीक है, आपका आइडियल ब्लड प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, 120-80 के दरमियान होगा। सही है, 120-80 के दरमियान आपका आइडियल ब्लड प्रेशर होगा। तो ये जो ऊपर जो होगा वो हो जाएगा सिस्टोल, नीचे जो होगा वो होगा डायसिस्टोल। ठीक है, तो ये जो साउंड जो होगी हम 120 को कह सकते हैं कि भैया ये लब है, और ये जो है वो क्या है, डब है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में आएगा कि भैया आपको दो ब्लड प्रेशर इस तरीके से दे दिए जाएंगे, एक ऊपर वाली वैल्यू दे दी जाएगी, एक नीचे वाली वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब बताएं अगर ये लब है, ये डब है, तो आप बताएं इसके अंदर सिस्टोल और डायसिस्टोल कौन सा है, या फिर लब और डब कौन सा है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो मेजर करके बता सकते हैं इजीली कि ऊपर वाली वैल्यू डब होती है क्योंकि वो फर्स्ट साउंड होता है और ये सेकंड साउंड होता है। अब देखो हार्ट मर्मर की तरफ आते हैं। हार्ट मर्मर क्या है, बेसिकली इसको हिसिंग साउंड कहते हैं, और ये आपके जो हार्ट बीट के अंदर जो साउंड होता है उसके अंदर ख़राबी पैदा होने की निशानी को हम कहते हैं हार्ट मर्मर। अच्छा, हार्ट मर्मर को अगर उर्दू में बोला जाए तो ये विजिंग कहलाता है बेसिकली ना। अगर आपने देखा हो कोई, अगर घर में आपके इस्टमक का पेशेंट हो, ठीक है, जिसका सांस का मसला होता हो, तो वो देखें अगर उसको कुछ एलर्जी वगैरह होगी तो फ़ौरन वो जो है वो अपनी जो है दिल की धड़कन चेक करेगा। या आप अगर उसकी दिल की धड़कन चेक करें इस्टमक के पेशेंट को, तो आपको वाज़े तौर पे उसकी जो साउंड के अंदर एक नॉर्मल साउंड से हटकर एक कोई अजीब सी आवाज़ आएगी, शोर आएगा एक ना, तो उस शोर को ही हम कहेंगे हिसिंग साउंड, और उस शोर को ही हम कहते हैं हार्ट मर्मर, यानी कि विजिंग हो रही है उसके अंदर बेसिकली। तो फिर वो क्या करता है उसका इलाज ये है कि भाई वो पफ ले लेता है वेंटोलिन का,
तो वेंटोलिन का पफ ले लेता है या फिर माइटिका वगैरह ये तमाम मेडिसिन खा के वो सही कर लेता है। बेसिकली जो उसका क्विकली जो है वो यही है कि पफ ले लिया जाए और उसका फ़ौरन से जो वो विजिंग जो उसकी आवाज़ आ रही है वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो कभी आप नोट कीजिएगा, किसी भी इस्टमक के पेशेंट के पास चले जाएं, अगर उसकी विजिंग हो रही हो तो आप उसका साउंड चेक कीजिएगा हार्ट की, और विजिंग होने के बाद साउंड चेक कीजिएगा, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। हार्ट बीट की बात मैं करूं तो हार्ट बीट आप देख सकते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी कि आपकी एक जो कि हार्ट बीट होती है, एक पल जो धड़कती है वो मतलब 72 टाइम्स मरतबा धड़कती है 1 मिनट के अंदर, सही है ना। 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड्स के अंदर 72 टाइम्स मरतबा आपकी जो है वो पल्स या फिर आप कह सकते हैं हार्ट बीट धड़कती है, ठीक है। तो इसका क्या हिसाब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आएगा दोनों, कि एक हार्ट बीट जो होगी वो उसकी जो रफ़्तार होगी वो 0.8 सेकंड की रफ़्तार से वो जो है वो धड़क रही होगी, ठीक हो गया। ये पूछा गया है कि बताएं एक हार्ट बीट कितने सेकंड के अंदर जो है वो धड़कती है, तो आपका आंसर होगा 0.8 सेकंड के अंदर धड़कती है, सही है। तो देखो भाई इंसुलिन के बारे में, देखो इंसुलिन के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, और ये देखो ये तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक देखो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये भी भाई एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा गया है। इसके अंदर 2 चेन होती हैं, और ए और बी। ए चेन को हम देखो, ए चेन के अंदर क्या पूछा जाता है, ए चेन के अंदर इसके जो है अमीनो एसिड पूछे जाते हैं। तो 21 अमीनो एसिड ए चेन के अंदर होते हैं, 30 बी चेन के अंदर होते हैं, सही है। और ये जो होते हैं वो ए और बी जो होती हैं वो दोनों आपस में क्या होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, हेल्ड टुगेदर होती हैं बाय द डाइसल्फाइड लिंकेजेस की वजह से। देखो ये ए चेन और ये बी चेन है, ठीक है, इंसुलिन के। ये देखो ये बिल्कुल आपस में क्या है, बिल्कुल हेल्ड टुगेदर हैं, किसकी वजह से, डाइसल्फाइड लिंकेजेस की वजह से। और ये स्ट्रेट क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों है भाई, ये स्पायरल ऐसे यूँ घूम फिर के क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर से, प्राइमरी स्ट्रक्चर से, और प्राइमरी इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाएगा कॉन्सेप्शनल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन में कि ये स्ट्रेट क्यों है, तो इट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसलिए स्ट्रेट है भाई ये। अच्छा ये देख लो कि ये जो है भाई साइंटिस्ट के नाम है, सही है, और ये जो है वो इनकी जो है वो डिस्कवरीज़ हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैंने एक तरफ इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है ना, तो आप भी इस तरीके से नोट कर लें। देखो वॉल्टर सटन ने क्या कहता, क्रोमोसोमल थ्योरी, ये जो तीनों साइंटिस्ट का नाम है, एवरी, McCarthy है और ये मैक्लोरी, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए को एज ए हेरिडिटरी मटेरियल करार प्राप्त दे दिया था। एफ ग्रिफ्थ ने क्या कहता है, हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया किया था। तो आपको पता है कि वो जो हमने वो R टाइप S टाइप वाला नहीं किया था, कि R टाइप के अंदर जहरीला जो होता है वो अमाउंट ऑफ DNA मिला हुआ होता है, और S टाइप के अंदर कुछ बिल्कुल वायलेंट, बिल्कुल नॉन वायलेंट होता है। तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है एक दूसरे के अंदर, हमने वो रैबिट के ऊपर जो किया था, माउस के ऊपर जो किया था, तो ये वही उसी साइंटिस्ट ने किया था ये। अब देखो हार्शी और चेस ने क्या किया था, कंफर्म किया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि हार्शी और चेस जो है वो उसने सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म किया था कि डीएनए जो है वही जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है, एक वरासती मटेरियल है, ठीक है। एक से दूसरी जगह जो है वो जीन्स में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो ये डीएनए कंफर्म कर दिया था इन दोनों ने, ठीक है भाई। और ये इन तीनों ने जो है वो डिस्कवर किया था कि भाई डीएनए भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने वाले ये थे, डिस्कवर करने वाले ये थे। वाटसन एंड क्रिक, आपने ये मॉडल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, कि डीएनए मॉडल एक इन्होंने पूरा पेश किया था। जॉर्ज मेंडल और एडवर्ड टैटम, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी पेश की थी, वे भी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊँगा। देखो वेस्टमैन थ्योरी, बेसिकली आपको पता है कि ये वेस्टमैन जो है थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली
ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो है वेस्टमैन एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो थी वो जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी को जो है वो डिस्कवर किया था। डी वेरिस ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने थ्योरीज ऑफ म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। म्यूटेशन से मुराद वही हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर चेंजेस हो रही होती है, डिलीशन हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही होती हैं वो थ्योरीज ऑफ म्यूटेशन के अंदर होती है, और इनको डिस्कवर करने वाले डी वेरिस थे। फिशर देख लो, फिशर ने की लॉग थ्योरी की थी डिस्कवर। कॉस्टलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल किया था। आइवानस्की ने ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। तो ये तीनों चीज़ें तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आई भी है, पूछा जाता है इसके साइंटिस्ट के बारे में ना। कुछ ये भी है, और ये देख लो कि भाई ये साइंटिस्ट है नेल्सन एली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इन्होंने डिस्कवर किया था, और डिनर ने वायरस डिस्कवर किया था। ये बेसिकली बीमारी है, मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक बीमारी होती है इसकी पेरियॉन्स और ये वीरियॉन्स, ठीक है। तो ये जो होती हैं वो दोनों बीमारियाँ होती हैं अलग अलग किस्म की। तो ये जो बीमारी है वो इन्होंने डिस्कवर की थी।